प्यारे बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 में संकलित रुबाइयाँ पढ़ेंगे। इन रुबाइयों के शायर फिराक गोरखपुरी साहब हैं। इन रुबाइयों में हिंदी का घरेलू रूप दिखाई देता है। इन रुबाइयों की भाषा अत्यंत सहज और सरल है। इन रुबाइयों में वात्सल्य रस है। माँ का बच्चे को अपनी बाहों में झुलाना, उसे नहलाना, बच्चे के साथ दिवाली का खेल खेलना, बच्चे का चाँद को लेने के लिए मचलना तथा प्रकृति में रक्षाबंधन का पर्व खोजना ऐसे प्रसंग हैं जो हम अपने आसपास अपने जीवन में पाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि रुबाई एक छंद का नाम है और रुबाइयाँ शब्द उसी रुबाई का बहुवचन है। रुबाई छंद में 4 पंक्तियाँ होती हैं। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकांतता होती है, जबकि तीसरी पंक्ति उस तुक से पूर्णतः स्वच्छंद रहती है। अगर आप अपनी पाठ की रुबाइयों पर नज़र डालें तो हर रुबाई में आपको ये तुकांतता नज़र आएगी। उदाहरण के तौर पर आप अपने पाठ की पहली रुबाई को देख सकते हैं, जिसकी पहली पंक्ति के अंत में खड़ी है, दूसरी पंक्ति के अंत में भरी है और चौथी पंक्ति के अंत में हंसी है। इन तीनों पंक्तियों को देखने से ये स्पष्ट होता है कि कवि ने ई स्वर के माध्यम से इन पंक्तियों में तुकांतता स्थापित की है, जबकि तीसरी पंक्ति के अंत में है शब्द का प्रयोग किया है और उसमें स्वर की दृष्टि से देखें तो अय है। इसलिए तीसरी पंक्ति उस तुकांतता से पूरी तरह से मुक्त है। अब हम रुबाइयाँ खंड में जिन रुबाइयों को संकलित किया गया है उस पर नज़र डालते हैं। पहली रुबाई है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इस रुबाई में शायर ने माँ और पुत्र के वात्सल्य प्रेम का मनोहारी चित्रण किया है। कवि कहता है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। माँ अपने पुत्र को लेकर, जो उसके लिए चांद के समान सुंदर है, घर के आंगन में खड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कवि ने चांद का टुकड़ा किसे और क्यों कहा है। कवि ने चांद का टुकड़ा बच्चे को कहा है और प्रत्येक माँ को अपना बच्चा सबसे सुंदर लगता है। आगे वो कहता है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। गोद भरी का अर्थ है गोद में लेकर। वो माँ जो अपने बच्चे को गोदी में लिए हुए है, उसे हाथों का झूला बना करके झुलाती है। दोनों हाथों का झूला बना करके वो उसे झुलाती है, अर्थात वो उसके साथ खेल रही है, उसे प्रसन्न रखने की कोशिश करती है। रह रह के हवा में जो लोका देती है। लोका देना का अर्थ होता है उछाल उछाल कर प्यार करने की एक क्रिया। वह बीच बीच में पुत्र को हवा में उछाल उछाल कर
प्यार करती है तो बच्चा भी खिलखिलाकर बाल सुलभ हंसी हंसता है। बच्चे के खिलखिलाकर हंसने की ध्वनि हर ओर घर में गूंज उठती है। इस उछाल उछाल कर खिलाने की क्रिया में माँ और बच्चा दोनों आनंद का अनुभव करते हैं। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, अर्थात घर का कोना कोना उस छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट से गूंज उठता है। इस रुबाई में माँ की ममता और स्नेह का मनोहारी चित्रण किया गया है। और रस की दृष्टि से देखें तो इस रुबाई में वात्सल्य रस से सहज सरल भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है तथा चांद का टुकड़ा और लोका देना जैसे मुहावरों का सार्थक प्रयोग भी कवि ने किया है। आपकी दूसरी रुबाई है नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। इस रुबाई में कवि ने माँ के अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य का मनमोहक चित्रण किया है। माँ अपने बच्चे को कैसे सजाती संवारती है इसका चित्रण करते हुए कवि कहता है, नहला के छलके निर्मल जल से माँ अपने बच्चे को पानी से ऊपर लबालब भरे हुए बर्तन में बैठाकर अथवा खड़ा करके पानी को उछाल उछाल कर स्नान करा रही है। दूसरे शब्दों में माँ अपने बच्चे को खेल खेल में नहलाती है। नहलाने के पश्चात वो क्या करती है, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, गेसुओं का अर्थ होता है बालों, तो स्नान कराने के बाद वह बच्चे के उलझे हुए बालों को कंघे से संवारती है और बालों को संवारने के बाद माँ अपने बच्चे को कपड़े पहनाती है। कपड़ा पहनाने के लिए वो किस तकनीक का सहारा लेती है, कवि ने इस बात का चित्रण इस रुबाई में किया है। माँ अपने बच्चों को घुटने में दबा लेती है, जकड़ लेती है और उसके बाद फिर उसे कपड़े पहनाती है। और जिस समय वो अपने बच्चे को कपड़े पहना रही होती है तो बच्चा माँ के सभी क्रियाकलाप अत्यंत प्यार से देख रहा होता है। वह अपनी माँ के मुख को बहुत प्यार से देखता है, अर्थात बच्चे की आँखों में माता के प्रति स्नेह झलकता है। इस रुबाई में बाल मनोविज्ञान का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। माँ के प्रति बच्चे का प्यार उसकी बाल सुलभ चेष्टा है। छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इस रुबाई में हिंदी, उर्दू और देशज शब्दों का प्रयोग बड़ी कुशलता के साथ किया गया है। आपकी तीसरी रुबाई है दीपावली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। इस रुबाई में शायर ने दीपावली के त्यौहार को मनाने की तैयारियों का चित्रण किया है। दिवाली की शाम का वर्णन करते हुए वो कहता है कि दीपावली की शाम घर पुते और सजे। दीपावली की शाम सभी घर लिपे पुते
सजे सजाए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दीपावली की तैयारियों के लिए अपने अपने घरों को लोग सजाते हैं, उनकी पुताई करवाते हैं, उनकी लिपाई करवाते हैं और घरों को साफ सुथरा और सुंदर बनाया जाता है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, इस पंक्ति में कवि इस बात को स्पष्ट करता है कि दीपावली की शाम को जब लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो उसमें किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें चीनी के खिलौने, चीनी के बने हुए जो खिलौने होते हैं उनका प्रयोग होता है और भुने हुए धान के लावे, इन दो सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है और ये दोनों ही चीज़ें सफ़ेद होती हैं और जब थाली में चीनी के बने हुए खिलौने और धान के लावे रखे जाते हैं तो वो थाली जगमगाती हुई दिखाई देती है। वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। यहाँ पर रूपवती शब्द का प्रयोग माँ के लिए किया गया है। उसके मुख पर कोमल आभा उसके मातृत्व प्रेम के कारण है। माँ के चेहरे पर नर्म दमक द्वारा शायर माँ के हृदय में उमड़ते वात्सल्य भाव को इंगित करता है, जिसकी छाप माँ के चेहरे पर दिखाई देती है। तो माँ जिसके लिए रूपवती शब्द का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि माँ हमारे लिए संसार की सबसे सुंदर महिला होती है और जब वो पूजा के दिन पूजा से पूर्व तैयार होती है, सजती संवरती है और पूजा के स्थान पर बैठती है तो वहाँ पर जलते हुए दीपक की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है तो उसका चेहरा और भी दमक उठता है, आभामय हो जाता है। वो माँ बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। माँ बच्चे द्वारा बनाए गए मिट्टी के छोटे घरों में दीपक जलाती है क्योंकि वो चाहती है कि कहीं भी अंधकार न रहे। इसके अतिरिक्त वह अपने बच्चे के चेहरे पर खुशी देखना चाहती है। तो इस रुबाई में दीपावली के त्यौहार का आकर्षक चित्रण हुआ है और कवि ने माँ बच्चे की भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति इस रुबाई में की है। चौथी रुबाई है आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। इस रुबाई में गोरखपुरी साहब ने बाल सुलभ हठ का आकर्षण चित्रण किया है। इस रुबाई की विषय वस्तु को अगर देखें तो ये रुबाई सूरदास के एक पद से प्रेरित प्रतीत होती है। सूरदास का वो पद है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइहों, जइहों लोट धरन पर अबही तेरी गोद न अइहों। कुछ इसी तरह का भाव इस रुबाई में व्यक्त किया गया है। बालक घर के आंगन में पैर पटक रहा है और वो मचल रहा है क्योंकि उसने आकाश में चंद्रमा को देखा है और उसे खिलौना समझकर उसे लेने की जिद पर अड़ा हुआ है। कहता बालक तो है, वो बालक ही तो है, उसका मन चांद को प्राप्त करने के लिए
जिद पर अड़ा हुआ है। हाई शब्द का प्रयोग कवि ने सायास किया है। बालक होने के कारण उसे नहीं पता कि आकाश में स्थित चांद को प्राप्त करना मुमकिन है अथवा नहीं, लेकिन चूंकि चांद को देख करके उसके मन में लालच पैदा हो गया है, उसने उसे खिलौना समझ लिया है और अब वो उस आकाश के चांद को प्राप्त करना चाहता है। माँ अपने बच्चे की जिद को किस तरह से पूरा करती है, रुबाई में गोरखपुरी साहब ने बड़े ही मनमोहक तरीके से इस बात को प्रस्तुत किया है। माँ बच्चे की जिद को पूरा करने के लिए, वो कहता है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ। माँ जाती है और झट से आईना लेकर के आती है और उस आईने में वो चंद्रमा का प्रतिबिंब, उसकी परछाई उसे दिखाती है और उससे कहती है कि देख, तेरे लिए आईने में चांद उतर आया है, क्योंकि चांद की परछाई भी चांद ही है। और वो बच्चे को समझाती है कि अब वो इस चांद रूपी खिलौने के साथ खेल सकता है। यहाँ पर कवि की कल्पना बड़ी आकर्षक बन पड़ी है। इस रुबाई में बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म निरीक्षण कवि की एक अन्यतम विशेषता है। और आपकी पांचवी और अंतिम रुबाई है रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। इस रुबाई में शायर रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार को प्रकृति के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। रक्षाबंधन का अर्थ है रेशम के धागों का अभिमंत्रित रक्षा का सूत्र बांधना। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये भाई बहन के अटूट स्नेह का त्यौहार है। इस दिन बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई अपनी बहन को संकट के समय रक्षा का आश्वासन देता है। अब हमें देखना यह है कि सावन मास जो होता है वो वर्षा ऋतु का महीना होता है। इस महीने में वर्षा होती है और इसलिए सावन मास में आकाश में काली घटाएं छाई रहती हैं। और जब आकाश में घटाएं छाती हैं तो उसमें बिजली का चमकना स्वाभाविक है। इस प्रकार सावन का घटा के साथ और घटा का बिजली के साथ अटूट संबंध बनता है। तो रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रक्षाबंधन के त्यौहार का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। रस की पुतली यहाँ पर बहन के लिए प्रयोग किया गया है। वो बहन जो अपने भाइयों के प्रति प्रेम से परिपूर्ण होती है, वह अपनी भाई की कलाई पर रक्षा बांधने के लिए सुबह सुबह तैयार हो जाती है। लेकिन छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन प्रातः काल से ही आकाश में बादलों की हल्की हल्की घटाएं छाई रहती हैं। घटा का अर्थ होता है बादल और गगन का अर्थ है आकाश।
घटा में बिजली चमक रही है, अतः बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। चमकती हुई बिजली राखी के रेशमी धागों की तरह प्रतीत होती है। दूसरी ओर भाई के हाथों में बंधी राखी बिजली की तरह चमक बिखेरती है और इस तरह से रक्षाबंधन के त्योहार पर एक बहन अपनी भाई की कलाई पर चमकदार राखियां बांधती है। तो जो संबंध सामन का घटा से है और घटा का बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता अटूट और पवित्र है। भाई बहन के अटूट और पवित्र बंधन के त्यौहार का आकर्षक चित्रण कवि ने किया है और इस रुबाई में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। बिजली की तरह चमक रहे लच्छे में उपमा अलंकार का प्रयोग है और हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है।